एपिसोड 1 to 10 चवन कश्मीर मिशन DX तारांकन 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 जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर तारांकन तारांकन तारांकन। हेलो डेल्टा कॉलिंग सर, कुछ टुकड़ियां और भेज दीजिए, यहाँ पर सिचुएशन संभलने में मुश्किल हो रही हैं। दूसरी तरफ से किसी वॉकी टॉकी में से कहा, डोंट वरी सॉइल्ड मेजर अराइवल्स ऑन द वे। जी सर थैंक यू, उसे ऑफिसर ने कहा और कॉल कट गया। तभी दुश्मन के टेंट पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर छिपे हुए सभी दुश्मनों का खात्मा एक ही हमले में हो गया और आतंकवादी की मौत हो गई। तभी एक आर्मी ऑफिसर आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसने पीछे मुड़कर बाकी के सोल्जर्स से कहा, सोल्जर टेक पोजीशन। सामने से आवाज आई, दुश्मनों की और एक टुकड़ी आ चुकी थी। ऑफिसर मुझे कवर देना। जी सर। वो ऑफिसर छुप कर आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एक हैंड ग्रेनेड फटने की आवाज सुनाई पड़ी है, जिसके बाद हर जगह पर धुआं हो गया। चारों तरफ दुश्मनों की लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। इंडियन आर्मी वालों ने वहां पर तिरंगा लहरा दिए और भारत माता की जयकारे करने लगे। जय हिंद सर, सभी ऑफिसर्स ने एक साथ मेजर आरव से कहा। जय हिंद जवानों, मेजर आरव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उन सब की खुशी उनके आंखों में देखी जा सकती है, जो इस जंग को जीतने के उनके चेहरों पर झलक रही थी। एक आर्मी ऑफिसर सामने आकर खड़े होते हुए कहा, सर अगर आप नहीं आते तो ये मिशन पूरा नहीं होता। मेजर साहब बड़े ही रौबदार आवाज में बोले, कैप्टन अगली बार ठीक से एरिया जंज लेना, फिर मिशन शुरू करना। अगर आज मैं सही समय पर यहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं कितने लोगों की लाशें बिछी होती। जी सर, एरिया का जायजा ले लो, मेजर आरव ने कहा और वहां से जाने लगा। यस सर, ये बोलकर वो ऑफिसर वहां से चला गया। एक सोल्जर अपने कैप्टन के पास आकर बोला, सर ये ऑफिसर कौन है? इन्हें हमने कभी भी यहाँ नहीं देखा है। उस सोल्जर की बातों को सुनकर कैप्टन मुस्कुराते हुए बोला, इनका नाम मेजर आरव सिंह है। कैप्टन के मुंह से नाम सुनते ही उस ऑफिसर की आंखें फैल गई। उस सोल्जर ने हकलाते हुए कहा, सर ये वही ऑफिसर है जिसके बारे में पूरे इंडिया के बेस कैंपस में इनके बहादुरी के बारे में बताया जाता है। हाँ सोल्जर, ये वही ऑफिसर है। हमें गर्व है कि हमारे भारत देश में एक ऐसा जानबाज ऑफिसर मौजूद है। कैप्टन गर्व के साथ बोले। फिर उन दोनों ने ही आरव की ओर देखकर सैल्यूट किया। आर्मी बेस कैंप। जय हिंद सर, मिशन DX इज सक्सेसफुल। मेजर आरव ब्रिगेडियर सर को सल्यूट करते हुए बोले। ब्रिगेडियर करार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता था मेजर आप इस मिशन को पूरा जरूर करेंगे। ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर आरव ने एक फीकी मुस्कान बिखेर दी। सर अगली बार मिशन की जगह पर पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद ही उस जगह पर सोल्जर्स को भेजिएगा। अगर आज मैं सही समय पर नहीं पहुंचा होता तो आज कईयों के घरों में मातम छाया हुआ होता। आरव की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया, अगली बार हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे मेजर। मेजर आरव ने ब्रिगेडियर सर के टेबल पर केस की फाइल रखी, फिर उन्हें जय हिंद बोलकर ब्रिगेडियर सर के केबिन से बाहर निकल गया। बेस कैंप के अंदर में एक मोबाइल की बजने की आवाज आई। हेलो मेजर आरव सिंह, कॉल की दूसरी तरफ से किसी ने कहा। हेलो सर, आरव बोला। एक गुड न्यूज़ है मेजर, कॉल्स के दूसरे साइड से किसी की एक्साइटमेंट वाली आवाज सुनाई पड़ रही थी। जी सर बताइए ना, आरव ने रिस्पेक्टफुली कहा। दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर सर की आवाज आई, आपका पिछला मिशन हिंद, जिसके कारण हमें आतंकवादियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई थी, उन्हीं जानकारियों के साथ हमें एक और जानकारी भी मिली है। कश्मीर के कुछ ऐसे घंटियां हैं जहां पर आतंकवादी अपना डेरा बसाए हुए हैं, जिसके कारण कई आतंकवादी भारत में एंटर कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस मिशन रेडी के लिए तैयार रहें, जिसका हेड हम आपको बनाना दिया जाएगा। थैंक यू सर, मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं इस मिशन को पूरा करके जरूर करूंगा, आरव ने बेफिक्री के साथ कहा। हमें पता है मेजर। ठीक है, आज रात 10 बजे आर्मी हेडक्वार्टर में इस मिशन की इन्फॉर्मेशन के लिए एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें तय किया जाएगा कि आपके साथ कौन कौन इस मिशन में जाने वाले हैं। जी सर। ओके मेजर, 10 बजे रात को हेडक्वार्टर में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। कॉल कट हो जाने के बाद दरवाजा नॉक करने की आवाज आई। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोल, सामने एक सोल्जर अपने हाथों में एक फाइल लिए खड़ा हुआ था। जय हिंद मेजर, सामने उस जवान अपने हाथों पर फाइल पकड़े हुए कहा। जय हिंद कैप्टन। कैप्टन बोला, सर ये फाइल ब्रिगेडियर सर ने आपको भेजा है, आपको रेडी करके कर्नल सचिन शर्मा के पास आपको इस फाइल को ले जाना है। ठीक है, थैंक यू, आरव ने कैप्टन से कहा। वेलकम सर। जय हिंद सर। जय हिंद। रात 10 बजे आर्मी हेडक्वार्टर बेस कैंप। जय हिंद। जय हिंद सर। सीट डाउन एवरीबॉडी। आप सभी को पता होगा आज की मीटिंग किस पर होने वाली है, ब्रिगेडियर सर सभी की ओर देखकर बोले। यस सर, सभी ऑफिसर्स ने सहमति में अपना सिर हिलाया। कुछ महीनों से लगातार कश्मीर पर आतंकवादियों की संगठन ने बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से कई बार बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ रही है और हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। ब्रिगेडियर सर अफसोस जताते हुए, हमें दुख है लेकिन इस दुख को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से हमने एक मिशन रेडी किया है जिसको लीड करेंगे मेजर आरव सिंह। यस सर, मेजर आरव ने सिर हिलाकर कहा।
ब्रिगेडियर सर बोले, मिशन का नाम है डेडलाइन, जिसके लिए आप लोगों को कल से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस मिशन के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इस वजह से आप सभी को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें हमें कश्मीर के नॉर्थ साइड से घुसकर उन सभी आतंकवादियों का खात्मा करना है, वरना हमारे जवान आए दिन शहीद होते रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि खून खराबा ज़्यादा बढ़ जाए। हमें मेजर आरव सिंह का शुक्रगुजार मानना चाहिए, क्योंकि पिछले मिशन हिंद के दौरान हमें जो सबूत मिला है उसके वजह से हमें इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर ने आरव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए। हमें मेजर आरव सिंह पर पूरा भरोसा है कि हर मिशन की तरह वे इस मिशन को भी पूरी तरह से निभाएंगे, ब्रिगेडियर सर ने आरव की ओर देखते हुए बोले। आरव खड़े होकर बोला, बस सर, मैं आप लोगों को निराश होने नहीं दूंगा। इस मिशन को मैं अब पर्सनल तरह से लूंगा और आतंकवादियों को उनकी असली औकात दिखाकर भारत वापस आऊंगा, या फिर उसी कश्मीर की उन्हीं घंटियों पर हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा। मेजर आरव सिंह की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, हमें आप पर पूरा भरोसा है मेजर, आप जरूर वापस लौटेंगे। फिर उन्होंने वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स की ओर देखकर कहा, कल से आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, मिशन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। यस सर, सभी ने जोर से कहा। कुछ देर बाद आरव के कमरे के बाहर एक लड़का खुशी के साथ गाना गाते हुए आरव के कमरे की ओर आ रहा था। मैं तो रास्ते पर जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये गाना सुनकर आरव पीछे मुड़कर देखकर बोला, अब किस खुशी में गा रहे हो तुम। ये सुनकर करण बोला, अरे खुश क्यों ना हूं, खुशी की ही तो बात है। करण की एक्साइटमेंट को देखकर आरव बोला, अरे अब बता भी दो, क्या बात है, इतना छुपा क्यों रहे हो। तभी करण उसकी तरफ एक पेपर आगे बढ़ाकर एक्साइटमेंट में कहा, भाई देखो, तुम्हें इस बार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाने वाला है। ये बोलकर वो खुशी से उछलने लगा। मैं तो बहुत ही खुश हूँ भाई, क्योंकि इस सम्मान को बहुत ही कम लोगों के लिए ही नसीब होता है और तुम्हारा नसीब है इसे हासिल करने की। लेकिन आरव के चेहरे पर उतनी खुशी नहीं हुई। ये देखकर करण बोला, भाई हर सैनिक का सपना होता है इस चक्र को पाने के लिए, तुमने इस चक्र के लिए 7 साल बिता दिए हो आर्मी में। ये सुनकर आरव बोला, खुशी तो तब होती जब मेरे परिवार वाले भी इस सम्मान समारोह में शामिल होकर मुझे पुरस्कार मिलते हुए मेरे साथ में रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार वालों को मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते जब से मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है। ये सुनकर करण बोला, अच्छा मेरे भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, आखिर तुम्हारे परिवार वाले तुमसे नाराज क्यों हैं और बातें क्यों नहीं करते। तुम्हें अब तक 18 से भी ज़्यादा मेडल मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी आर्मी ऑफिसर नहीं देखा है। ये सुनकर आरव बोला, बहुत लंबी कहानी है मेरे भाई, फुर्सत मिले तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये सुनकर करण बोला, नहीं भाई, आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर में इतने बहादुर आर्मी ऑफिसर मेजर आरव सिंह की परिवार वाले उनसे नाराज क्यों हैं, जो पूरे देश का गर्व कर देने वाला सैनिक है, जिसने आतंकवादियों को उनकी औकात दिखा दी कि अगर कोई भारत देश पर अपनी नज़र उठाकर भी देखेगा तो उसकी नज़र को झुकाने के लिए मेजर आरव सिंह ओबरॉय तट पर खड़ा है। ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज क्यों रहते हैं और मुझसे बातें क्यों नहीं करते। आरव करण को अपने सामने बैठे हुए बोला, आखिर क्या कारण थी इतने बहादुर ऑफिसर के परिवार वाले मेजर आरव से नाराज क्यों थे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए पॉकेट नोवेल सोल्जर ऑन टाइम। चटू फ्लैशबैक। मेरे जन्म के बाद मुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया। मेरे पापा ने मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं करता जिससे मेरे पापा को अपना सर नीचे झुकाना पड़े। मैं वो बच्चा था जो अपने मुंह पर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन मुझे रईस वाली ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं आता। मैं अगर कपड़े भी खरीदने जाता तो पापा मुझे ब्रांडेड वाले ही कपड़े ला देते थे, लेकिन मुझे उन कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता था। मैं उसे अपने बड़े भाइयों को दे देता था। मैं हमेशा लो क्वालिटी का ही कपड़ा पहनता था क्योंकि मुझे वह कंफर्टेबल महसूस होता था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं रईस वाला ज़िंदगी जीऊँ। मैं हमेशा लग्जरी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाता था। अपने भाइयों के साथ मैं खेलकूद में हमेशा आगे था। एक दिन मुझे बुखार हो गया था तो मेरे पापा को परेशान हो गए थे। मैंने सारी रात बिता दी मेरे पास बैठकर। मैं खुश था कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, लेकिन मुझे आम आदमी की तरह जीना अच्छा लगता था। मेरे भाइयों के दोस्त अमीर घरों के बच्चों के साथ रहते थे और मैं मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ, क्योंकि वह लोग अपना दिखावा नहीं करते। जब मेरे दोनों बड़े भाई 12वीं पास कर कॉलेज चले गए और मैं स्कूल में ही था, तब किसी ने मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाया था। मुझे याद है वो दिन। मेरे भाई हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। पता नहीं उस दिन क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट्स मेरे भाई को मार रहे थे। मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारे भाई को कोई मार रहा है। या सुनकर मैं दौड़कर वहां पर गया तो देखा कुछ जूनियर और सीनियर ने मिलकर मेरे छोटे भाई को पीट रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जाकर उन सभी को बहुत मार दिया, जिसकी वजह से उन सभी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। जब ये बात मेरे पापा को चली तो उन्होंने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात को मैं सो नहीं पाया था कि मेरे पापा ने मुझ पर क्यों हाथ उठाया। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। मैं अपने पापा को सफाई देता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना।
प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दिया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी मारपीट की तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, मेरे पापा मुझसे अच्छी तरह से कभी बात नहीं करते। स्कूल से अगर टीचर मार्कशीट पर सिग्नेचर लेकर आने के लिए कहते तो मेरे पापा मुझे बहुत सुनाते और सिग्नेचर नहीं करते थे। बाद में मैं अपनी मम्मी के पास जाकर सिग्नेचर कराकर स्कूल जाता था। आस्ते आस्ते मेरी और मेरे पापा का दूरियां बढ़ती गई और ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि मैं अपनी पापा से बात करने के लिए हमेशा उत्तीर्ण रहता है, लेकिन मेरे पापा मुझसे कुछ बात नहीं करती। अगर मैं कुछ बात करने भी जाता तो मुझे गुस्से से बात करके मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देते। मैंने 12वीं पास कर कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन कॉलेज का पहला दिन में ही कुछ सीनियर्स ने मेरा रैगिंग किया, जिसके वजह से मैंने सीनियर से झगड़ा मोल लिया, जिसका फल ये हुआ कि मुझे बहुत चोट लगी। मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आए। एक बात भी मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ जो मेरे पापा मुझसे मिलते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। धीरे धीरे मैं अपने भाइयों से भी दूर रहता गया, पर ये खुशी थी कि मैं अपने चाचू के साथ हमेशा खुश रहता हूँ। वह मुझे घुमाने के लिए बाहर भी ले जाते। एक दिन की बात है, जब मैं अपने चाचू के साथ घूमकर घर आया तो अपने मम्मी पापा के कमरे से गुजर रहा था। माँ बोली, हम आरव को क्यों लेकर नहीं जा रहे हैं? यह सुनकर पिताजी बोले, ताकि वह हर जगह जाकर झगड़ा करे, मेरे नाम दो बाएं। मैंने उसे ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा बिगड़ जाएगा, आवारागर्दी करेगा। मुझे उसका नाम सुनने पर ही गुस्सा आ जाता है, पता नहीं हमने उसे पैदा ही क्यों किया। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा, पर यह सोचने लगा कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वह मुझे पैदा ही नहीं करना चाहते थे। मैं उस दिन ठीक से सो नहीं पाया, अगले दिन स्कूल भी नहीं गया, जिसके वजह से पापा और नाराज हो गए। उन्होंने मुझे स्टडी रूम में बुलाकर कहा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए थे? मैं कुछ नहीं बोल सका। उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और मैं फर्श पर गिर गया। मेरे मुंह के साइड से खून निकलने लगा। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं वहाँ से चला गया। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में मुझे पापा ने ठीक से देखा भी नहीं। जब मेरा जन्मदिन आता तो किसी को याद भी नहीं होता। अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरा आज जन्मदिन है तो वह मुझे कहते कि तुमने कौन सा जो तीर मार लिया है जो तुम्हारा जन्मदिन हम मनाएं। लेकिन एक बात की खुशी थी कि मेरे चाचू मुझे हर जन्मदिन पर कुछ ना कुछ देते रहते थे। मुझे कॉलेज जाने के लिए मेरे चाचू ने ही मुझे एक बाइक गिफ्ट किया था, जिसे मैं अपना कॉलेज जा सकूं। मेरे भाइयों के पास लग्जरी कारें थी, एक एक के पास गाड़ियों का कलेक्शन था। मेरे भाइयों का जन्मदिन पर कुछ ना कुछ उन लोगों को मिलता जाता हूं, पर मैं कुछ नहीं कहता था, शांत ही रहता था। एक बार मैंने अपने बड़े भाई की कार को हाथ लगा दिया था, जिसके वजह से मेरे बड़े भाई ने मेरा हाथ बिगाड़ दिया था। तब से मैंने घर की एक भी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाया था। मंदिर जाते तो मुझे घर पर छोड़ जाते हैं, हॉलिडे मनाने पर मुझे हमारे गेस्ट हाउस पर छोड़कर चले जाते हैं, जहां पर देखभाल के लिए एक नौकर रहता था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता था, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, आर्मी ज्वाइन किया। मुझे अपने परिवार वालों से जो खुशी ना मिले वो इंडियन आर्मी से मिली, इसलिए मैं किसी से बातचीत कुछ नहीं करता। या सुनकर करण की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम्हारी एक छोटी सी गलती नहीं, तुमने तो कोई गलती ही नहीं की थी। तुम्हारे भाई को मार पीट रहे थे, इसलिए तुमने उस पर हाथ उठाया, उसकी या सजा मिली। तुमने तो अपने भाई की रक्षा की थी, जिसका फल ये हुआ कि तुम्हें इतने साल घुट घुट कर जीना। पर मुझे माफ़ करना भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। चल कोई बात नहीं, आओ अब सो जाते हैं, कल से ट्रेनिंग पर भी जाना है। गुड नाइट मेरे भाई। छतरी रेडी फॉर द मिशन डेडलाइन। सुबह 4 बजे आर्मी कैंप। जवान, आज से आप लोगों का रैली शुरू हो रहा है, सभी को ऑल द बेस्ट। सोल्जर तैयार हो? यस सर। इसी का साथ ट्रेनिंग शुरू हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्रेनिंग जारी रहती है। फिर शाम को नाइट ट्रेनिंग भी दिया जाता है, क्योंकि मिशन स्टार्ट रात से ही होने वाली थी। हर तरह की ट्रेनिंग उन लोगों को दी गई, क्योंकि इस मिशन में किस समय किसके साथ क्या आफत आन पड़े ये किसी को मालूम नहीं था। इसलिए आर्मी के जवानों ने ट्रेनिंग में इन सोल्जर की अच्छी तरह से मदद की। इसी तरह वह दिन भी आ गया है जब मिशन डेडलाइन को अंजाम दिया जाना था। ब्रिगेडियर विजय शुक्ला, मेजर आरव सिंह, हमें पता है कि आप एक भी सोल्जर्स को कुछ नहीं होने देंगे और सबके साथ वापस आर्मी टैंक मिशन पूरी करके आएंगे। तभी पीछे से एक जीप आते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर जनरल अभिमन्यु शेखावत आ रहे थे। जय हिंद सोल्जर। जय हिंद सर, हमें आप लोगों पर गर्व है कि आपने मिशन डेडलाइन को पूरी तरह से निभाएंगे। हमें आप सभी जवानों पर पूरा भरोसा है। मेजर आरव सिंह, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप सभी को लेकर वापस आएंगे। जी जनरल सर। जय हिंद सर। तभी एक चौपर उन लोगों के सामने उतरी और सभी जवान उस चौपर पर चढ़कर अपने मिशन की ओर आगे चल दिए। मिशन की सारी जानकारी ब्रिगेडियर और कर्नल सर अपने सीक्रेट रूम से ऑपरेट कर रहे थे, ताकि कुछ दिक्कत होने से उन ऑफिसर को बैकअप प्लान दिया जाएगा। मेजर सर, सभी लोग डाइविंग करके कश्मीरी घाटी पर उतरने लगे और उन्होंने अपना पोजीशन लेते गए। तभी उन लोगों को सामने एक गुफा नजर आई जिसमें आग जल रही थी। तभी एक ऑफिसर ने माइक पर कहा, ब्रावो कॉलिंग ओवर एंड आउट। चार्ली स्पीकिंग सर, 29 डिग्री नॉर्थ साइड पर हमें एक गुफा नजर आया है जिसमें आग जल रही है। हमें लगता है कि आतंकवादियों का ठिकाना यहीं पर है। ये सुनकर सामने से जवाब आया, टेक द पोजीशन, मूव। थोड़ी देर बाद सभी लोग गुफा के अंदर में चले गए, पर अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी मेजर अरब ने कहा, इट्स अ ट्रैप। इसी के साथ वहां पर फायरिंग शुरू हो गई।
टेक द पोजीशन। इसी के साथ वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई, दोनों तरफ से धुआंधार गोली चलने लगी। मुझे कवर करो, और मेजा आगे बढ़ने लगी। उन्होंने सामने आते हुए 15 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक आतंकवादी अभी भी उसका साथ चल रहा है, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर आगे की ओर बढ़ने लगे। हेलो हेलो सुल्तान, सुल्तान क्या हुआ भाईजान, हम लोग अपने भाइयों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये सुनकर सामने वाला बोला, कुछ गड़बड़ है। इसी के साथ उन लोगों की भी टुकड़ी आर्मी वालों की तरफ बढ़ने लगी। आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि दोबारा गोलीबारी हो गई। तभी एक गोली मेजर सर के दाहिने जांघ पर लगी और वह नीचे बैठ गए। सभी लोग नीचे बैठ जाओ, अपना अपना पोजीशन ले लो। इसी के साथ दोबारा गोलीबारी शुरू हो गई। 2 जवान घायल हो गए, उन्हें खबर दो। इसी के साथ मेजर आरव सिंह उन लोगों पर टूट पड़े और सभी आतंकवादियों को सभी आर्मी के जवानों ने मार गिराया और इसी के साथ मिशन डेडलाइन पूरा हुआ। सुबह के 3 बजे सभी जवान कश्मीर की साउथ साइड की एक नदी के किनारे जमा हो गए थे और अपनी चौपर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसी घाटी में छुपे हुए कुछ अनजान आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया जो उनके मिशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन आर्मी तो आर्मी ठहरे, उन लोगों ने भी उन्हें मार गिराया। मेजर आरव पूरी तरह से घायल हो गए। 11 गोली उनके शरीर में लग गई क्योंकि मेजर सामने था और अचानक हुए हमले ने उन्हें संभालने का कोई मौका नहीं दिया। मेजर की सांसें उखड़ने लगी। तभी चौपर की आवाज़ आने लगी और सभी लोग उस चौपर पर बैठकर चौपर आर्मी टैंक की तरफ निकल पड़े। एक तरफ खुशी भी थी तो एक तरफ गम भी, क्योंकि उनके एक बेहतरीन आर्मी ऑफिसर मेजर अरब सिंह बहुत ही घायल हो चुके थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन उस समय इतना पर्याप्त दवाएं वहां मौजूद नहीं थी जो मेजर को बचा सके। इसलिए जैसे ही वह लोग आर्मी टैंक पहुंचे, मेजर अरब सिंह को तुरंत ही ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। सभी ऑफिसर वहां मौजूद थे और मेजर के सही सलामत होने का दुआ मांग रहे थे। कुछ घंटे बाद, सर हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर वह अभी कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। डॉक्टर ने कहा, वह ठीक तो है, हमने उनकी सारी गोलियां निकाल दी है, लेकिन एक गोली दिल के पास लगने के कारण से वह कोमा में चले गए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर में उन्हें होश नहीं आया, हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर ऑफिसर ने डॉक्टर की गिरेबान पकड़कर कहा, वह हमारे देश का सबसे हिम्मत वाला ऑफिसर है, उसे कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने कहा, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ब्रिगेडियर बोले, उसे होश आना ही होगा। ये कहकर ब्रिगेडियर साहब दरवाजे के पास जाकर आरव को देखने लगे जो मशीनों से गिरा हुआ था। तभी ब्रिगेडियर सरकार अब की एक बात याद आई, सर अगर मैं जिस दिन मर गया ना, उस दिन आप मेरे शरीर को जलाना नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दीजिएगा, ताकि वह मेरे शरीर से कुछ सीख सके और बाकी बचे मेरे अंग जिन लोगों का जरूरत होगा आप उन्हें दान कर दीजिएगा। वह बात याद करके ब्रिगेडियर सर की आंखों में आंसू आ गए। चफोर मेजर अरब सिंह इज ऑन ड्यूटी। आर्मी हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर सर ने पूछा, आखिर क्या हुआ था उस समय? उद्धरण चिन्ह। कैप्टन सर, हम लोग सभी कश्मीर के एक नदी के किनारे जमा हुए थे, हम अपनी चौपर का इंतजार कर रहे थे। मेजर सर हमारे सामने थे, वो हमें मिशन पूरी होने की बधाई दे रहे थे। तभी एक गोली उनकी छाती चीरकर सामने आ गई और कुछ गोलियां उनकी पीठ पर लग गई। ये देखकर सभी जवान उन पर टूट पड़े। हमने अपना लोकेशन जांच किया था, जिस कारण हम उस जगह पर अपना मिशन कंप्लीट होने पर जमा होने का डिसीजन लिया था। हमें पता नहीं था अचानक उस जगह हमला हो गया। मेजर साहब का पीठ दूसरी तरफ और उनका सर हमारे तरफ था, इस वजह से उन कायरों ने उन पर पीछे से हमला किया, लेकिन मेजर साहब फिर भी डटे रहे और उन्होंने उन सभी आतंकवादियों पर टूट पड़े, जिनका फलस्वरूप यह हुआ कि वे सभी आतंकवादी मारे गए और हमें सफलतापूर्वक आर्मी कैंप लाया गया। जब ये खबर जनरल सर को पता चली तो वे तुरंत आर्मी हॉस्पिटल आ पहुंचे। डॉक्टर साहब आते हुए बोले, जय हिंद सर, मेजर की हाल है? जनरल साहब ने पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमने तो उनकी सारी गोलियां निकालती है, लेकिन वह कोमा में चले गए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर में वह कोमा से बाहर नहीं आए तो हम कुछ नहीं बता सकते कि वह कब कोमा से बाहर निकलेंगे। ऐसी सिचुएशन में कई लोग सालों बाद कोमा से बाहर आते हैं। इस ऑफिसर के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें उनके शरीर से 11 गोलियां निकाली है। एक गोली उनके दिल के करीब लगने के कारण ये कोमा में चले गए हैं, वरना वह अभी सिर्फ बेहोश ही रहे होते। ये सुनकर जनरल सर बोले, 24 घंटे इन पर नज़र रखो, कोई भी घटना घटती है इस पर तो हमें तुरंत खबर मिली चाहिए। जी सर। इसी के साथ जनरल सर वहां से चले गए। ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर नोक हुआ। जनरल सर आगे आए। दोनों ने उठकर उन्हें सैल्यूट दिया और कहा, सर आप यहाँ इस वक्त? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मेजर को देखकर। अभी वो किस हाल में है? जनरल सर बोले। ब्रिगेडियर सर बोले, सर हमने जिस कारण से इस मिशन को पूरा करने के लिए जो शहादत दिया है वो खाली नहीं गया, क्योंकि हमने जिस कारण से इस मिशन डेडलाइन को करने के लिए जिन भी ऑफिसर को भेजे थे वो खाली नहीं गया, और आज कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर घुस नहीं पाएगा। ये शहादत दिया है हमारे शूरवीर ऑफिसर मेजर आलोक सिंह ने, हमें उन पर नाज है। पता चला कि मेजर का हाल ऐसे कैसे हुआ? जी सर, हमें पता चला कि उन बुजदिल ने आरव पर पीछे से हमला किया था, जिस वजह से और अब खुद को संभाल नहीं पाया, लेकिन उसने सभी आतंकवादियों पर डटकर मुकाबला किया और उन्हें मार गिराया।
21 दिन बाद रात 10 बजे मेजर आरव के कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो वहां पर तैनात ऑफिसर ने जब अंदर जाकर देखा तो फूलों का गुलदस्ता टूटकर नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। ये देखकर उन्हें राहत आई और उन लोगों ने तुरंत डॉक्टर साहब को वहां पर बुला लिया। डॉक्टर ने आरव को चेक कर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी लंबी उम्र होगी तुम्हारी। यह कहकर वह उसे चेक करने लग गए। जब ये खबर जनरल ब्रिगेडियर और कर्नल साहब को लगी वह लोग तुरंत ही आर्मी हॉस्पिटल आ पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर से कहा, क्या बात है डॉक्टर, आपने हमें इतना जल्दी क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने कहा, खुशखबरी है, मेजर आरव को होश आ गया है, अब उसे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे और उन लोगों ने डॉक्टर से कहा, क्या हम अब उससे मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने कहा, अभी वह दवाइयों की वजह से बेहोश में है, आप लोग 1 घंटे बाद मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी वहां पर रखे बेंच पर बैठ गए और आरव के होश में आने का इंतजार करने लगे। जब आरव की आंखें खुली तो उसने देखा कि छत पर सीलिंग फैन लटका हुआ है और उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, उसे चलन पानी चढ़ाया गया है, वह हॉस्पिटल के कपड़े में है। ये देखकर उसे समझ में आ गया कि वह अभी आर्मी हॉस्पिटल में है। तभी डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने उससे कहा, क्यों जवान, क्या हाल है? आरव ने हल्की आवाज में कहा, बढ़िया हूं डॉक्टर। तभी पीछे से जनरल ब्रिगेडियर कर्नल और कैप्टन करण रॉय आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उनसे कहा, नया जीवन मुबारक हो। ये सुनकर आरव मुस्कुराने लगा और उन्होंने उनसे कहा, थैंक यू सर, मैं हॉस्पिटल में कब से हूँ। ये सुनकर कर्नल सर बोले, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो पायलट, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ कैप्टन बता देंगे। ये सुनकर आरव ने करण की ओर देखकर बोले, कैसे हो मेरे भाई, मेरी याद आती थी कि नहीं कि मुझे भूल गए थे? ये सुनकर करण बोला, अपना मुंह बंद कर, पहले तो तुम हमें डरा देते हो फिर अभी मुस्कुरा रहे हो। आरव ने कहा, आई एम अ सोल्जर, नेवर अंडर एस्टिमेट। हाँ भाई, पता है तुम सोल्जर हो, लेकिन तुम पहले किसी के बेटे, किसी का भाई और किसी की दोस्त हो, करण ने कहा। ये सुनकर आरव बोला, जी सर, तुम्हारे लिए 2 गुड न्यूज़ है। 2 गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़ सर? तभी उन्होंने एक लिफाफा उसके और देते हुए कहा, पढ़ लो, तुम्हारे बड़े भाई अर्जुन सिंह की शादी है और तुम्हें शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। ये सुनकर आरव बोला, थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू मुझे मत बोलो, तुमने काम ही कुछ ऐसा किया है, इसके हकदार तुम हो, हमें तुम पर नाज है बेटा, तुम ऐसे ही काम करते जाओ और इस देश की आर्मी और लोगों की रक्षा करते रहो। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं, तुम आराम करो। जय हिंद सर। जय हिंद सोल्जर। भाई क्या सोच रहे हो, मुझे शौर्य चक्र मिल रहा है, इसकी खुशी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर है कि मैं 7 सालों बाद अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा हूँ। करण बोला, मुझे यकीन है इस बार तुम्हारे पापा तुमसे ज़रूर बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं हॉस्पिटल में कब से हूँ? ये सुनकर करण बोला, गोली लगने के बाद तुम बेहोश हो गए थे, जब हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए तो तुम्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। 4 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि तुम कोमा में चले गए हो, अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हें होश नहीं आया तो तुम्हें कब हो जाएगा ये किसी को कुछ पता नहीं था। तो मुझे कितना दिन बाद होश आया? आरव ने पूछा। पूरे 21 दिन बाद, मतलब मैं 21 दिनों से कोमा में था। हाँ मेरे भाई, अब तू आराम कर, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। अरे अभी बैठना कहाँ जा रहा है? मेरा ड्यूटी का वक्त हो गया है, मुझे जाना तो पड़ेगा। और हाँ जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारा घर भी जाना है। ठीक है जरूर जाएंगे, चलता हूँ बाय। ये कहकर करण वहाँ से चला गया और अब सोचने लगा, मुझे भी यही उम्मीद है कि मेरे पापा इस बार मुझसे जरूर बातें करेंगे। ये सोचकर आरव सो गया। 5 सिंह ओबरॉय मेंशन। मुंबई के एक आलीशान ऑफिस के रूम में अर्जुन अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। अभय बोला, भाई आप क्या सोच रहे हो? अभय की आवाज़ को सुनकर अर्जुन उसकी ओर देखकर बोला, यार तुम्हें नहीं लगता है कि मैं शादी थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ? ये सुनकर अभय उसकी ओर देखकर बोला, जल्दी? आपका उम्र अभी कितना है? अर्जुन बोला, 32। अर्जुन की बातों को सुनकर अभय मजाकिये लहजे में बोला, इस उम्र में कई लोगों के 3 से 4 बच्चे हो जाते हैं और आप कह रहे हो कि अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है? वाह भैया। तभी पीछे से आदित्य की आवाज़ आई, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मैं भाभी को कॉल करके बता देता हूँ कि अर्जुन भैया आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर अर्जुन आदित्य की ओर घूरकर देखते हुए कहा, आदि अगर कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आदित्य, समझ गया मेरे भाई, समझ गया, और समझाने क्या कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए अब चलते हैं। कहाँ? अर्जुन आदित्य की ओर देखकर बोला। आदित्य, घर जाने का वक्त हो चुका है, समय देखो 5 बजे बजने वाले हैं, अभी घर जाकर बहुत कुछ काम भी करना है, चलिए। आदित्य की बातों को सुनकर अभय बोला, ठीक है भाई, तुम्हारा ही राज चलता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन अभय और आदित्य की नौटंकी को देखते हुए बोला, ज़्यादा नौटंकी करना बंद करो, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ तुम दोनों की चाल को, अब चुपचाप चलो घर। भाई आपसे एक बात पूछूं, क्या आरव भैया भी आएंगे आपके शादी में? आदित्य ने पूछा। ये सुनकर अर्जुन बोला, इनविटेशन तो मैंने भेज दिया है, वह आएगा कि नहीं यह नहीं पता। कैसा है, कुछ पता है भैया? आदित्य ने पूछा। ये सुनकर अर्जुन बोला, नहीं पता है मुझे, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसा है?
ये भी नहीं पता मुझे, कितने साल हो गए हैं उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं। पापा भी तो उनसे ठीक से बात नहीं करते, वह पापा से बातें करने के लिए तरस जाता था। अभय बोला, कुछ पता कीजिए ना भैया। ठीक है चलो, गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं, अर्जुन ने कहा। फिर तीनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद अर्जुन ने किसी को कॉल किया। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बोला, अरे अर्जुन क्या बात है, मेरे भाई का क्या हाल है। अर्जुन बोला, डॉक्टर तुम्हारा भाई कौन? तुम्हारा भाई? मेरा भाई आरव सिंह ओबरॉय, अर्जुन ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर बोला, तो तुम्हारा भाई का नाम आरव है, वो कल ही कोमा से बाहर आया है। ये सुनकर अर्जुन, अभय, आदित्य तीनों चौंक गए। उन्होंने एक साथ कहा, आरव कोमा में था? क्या हुआ था उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने पूरी बात बताते हुए कहा, तुम्हारे भाई एक मिशन में गया था, पता होगा कुछ महीनों से आतंकवादी भारत में कई जगह पर हमला कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन बोला। डॉक्टर आगे बोला, तो तुम्हारे भाई को एक मिशन के दौरान पता चला था कि कुछ आतंकवादियों की टुकड़ी कश्मीर के घंटियों में रह रहे हैं, तो एक मिशन फॉर्म करके तुम्हारा भाई गया था उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। मिशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन कुछ आतंकवादियों ने छुपकर पीठ पीछे तुम्हारे भाई पर गोली चला दिया, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। आदित्य बोला, क्या कहा, गोली लगी थी? डॉक्टर बोला, हाँ, तुम्हारे भाई के शरीर पर से हमें 11 गोलियां मिली है। ये सुनकर तीनों चौंक गए। तीनों को ऐसे चौंकते देखकर डॉक्टर बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता चला है कि इन 7 सालों में तुम्हारे भाई 4 बार कोमा में जा चुका है और सही सलामत कोमा से उठ भी चुके हैं। अगर गिनना जाए तो तुम्हारे भाई के शरीर से 137 से भी ज़्यादा गोलियां निकली है। इन बीते 7 सालों में आज तक तुम्हारे भाई ने एक भी मिशन को खाली नहीं जाने दिया है, हर मिशन सक्सेसफुल रहा है। तुम्हें तुम्हारा भाई पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा एक ऐसा भाई है जिससे पूरा पाकिस्तान दहल उठता है और आतंकवादियों के ऊपर खौफ मंडराता है। ये सुनकर अपने भाई के ऊपर उन्हें काफ़ी गर्व होने लगा था। डॉक्टर बोला, हाँ, और एक गुड न्यूज़ देनी थी। अर्जुन बोला, गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। डॉक्टर नितिन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे भाई को शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा, जो कि हर एक आर्मी ऑफिसर का सपना होता है। ये सुनकर अभय बोला, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, कल न्यूज़ में भी आएगा, तुम देख लेना, ठीक है? अर्जुन बोला, ठीक है, और भाई मेरे शादी में आएगा? हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर आएगा, तुम मेरे भाई के साथ ही आना। ठीक है, रखता हूँ। ये बोलकर अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। आदित्य बोला, 4 बार कोमा में चला गया, 137 गोलियां अभी तक उसके शरीर से निकाला गया है, इसका मतलब हमारा भाई कोई मामूली आर्मी वाला तो नहीं है। अभय बोला, लेकिन पापा उसने बात क्यों नहीं करते? ये तो पापा ही बताएंगे, अर्जुन ने कहा और अपना पीठ सीट में टिक कर बैठ गया। वो देखो, हमारा दूल्हा आ गया। छोटी चाची नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, आए दूल्हे राजा, क्या हाल है? क्या चाची आप भी? अभी मैं दूल्हा थोड़ी ना बना हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ, दूल्हा तो बने ही जा रहे हो ना? ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अर्जुन आनंद जी के पास जाकर बोला, पापा आपसे एक बात करनी थी। एक लंबी सांसें लेकर, आप आरव से बात क्यों नहीं करते हैं? अर्जुन की बातों को सुनकर आनंद जी बेफिक्र होकर बोले, वो काम ही कुछ ऐसा करता है जिसके वजह से मैं उससे बातें करना छोड़ दिया था। अर्जुन बोला, कैसा काम? आनंद जी अर्जुन की ओर देखकर, तुमने देखा नहीं था कि कैसे उसने आदित्य के स्कूल में झगड़ा किया था? ये सुनकर आदित्य उनके सामने आकर खड़े होकर बोला, पापा उस दिन आरव भैया ने झगड़ा नहीं किया था, उन लोगों ने मुझे घेर कर मार रहे थे, तभी आरव भैया आए और मुझे उन लोगों से बचाया। ये सुनकर अर्जुन बोला, अब बताओ पापा, इसमें आरव की क्या गलती है? क्या उसने अपने भाई की जान बचाकर गलती की थी, या फिर उसे वहीं पर मार खाते हुए छोड़ देना चाहिए था? आनंद जी उन लोगों की तरफ देखकर बोले, आज क्या बात है, तुम दोनों इतने सालों बाद उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या बात है? आदित्य घबराते हुए बोला, दरअसल पापा बात यह है कि। वो अटक अटक कर बोल रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, जो भी बोलना है ठीक से बोलो, आखिर बात क्या है बेटा? शालिनी जी की आवाज आई। अपनी पत्नी की आवाज को सुनकर आनंद जी बोले, हमें तो पता ही नहीं कि इस वक्त आरव अब कहाँ है, मैंने अपनी पूरी रिसोर्सेस लगा दी, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, पापा वो इंडियन आर्मी में है। ये सुनकर सब चौंक गए। शालिनी जी बोली, आरव ने आर्मी ज्वाइन कर लिया, लेकिन कब? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन बोला, जब वो 21 वर्ष का था तभी उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया था। शालिनी जी, ये बताओ अर्जुन, तुम्हें कैसे पता चला कि आरव इंडियन आर्मी में है? अर्जुन बोला, कल पता चल जाएगा आप लोगों को मम्मी, कल कुछ खास दिन है क्या? नहीं, मुझे आज ही जानना है, शालिनी जी बोली। दरअसल माँ, मेरा एक दोस्त इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में सर्जन है, जिसने मुझे बताया कि मेरा भाई पिछले 7 सालों से इंडियन आर्मी है। 6 अरब का बिता हुआ कल। अर्जुन बोला, माँ वो पिछले 21 दिनों से कोमा में था।
ये सुनकर सब चौंक गए और शालिनी जी धड़ाम से नीचे गिर गई। ये देखकर सभी लोग घबरा गए और उनकी ओर दौड़ और पड़े। माँ क्या हुआ आपको, ठीक है ना, डॉक्टर को बुलाओ, अर्जुन चिल्लाया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने शालिनी जी को चेक करके कहा, आपने इन्हें कुछ ऐसी बातें बताई थी जिससे इन्हें ठेस पहुंच सकती थी। अर्जुन ने कहा, जी डॉक्टर, मैंने अभी अपने खोए हुए भाई के बारे में बताया, शायद इसी की वजह से इन्हें शॉक लगा है। तभी कमरे से शालिनी जी की घबराई हुई आवाज आई, आरव आरव। शालिनी जी की आवाज को सुनकर सभी लोग अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि शालिनी जी बेड से उठने की कोशिश कर रहे हैं और तड़प रही हैं। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। अर्जुन दौड़कर अपने माँ के पास गया और उसे संभालने लगा। डॉक्टर ने उन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी और कहा, इन्हें भारी सदमे का शिकार होना पड़ा है, आप लोग इनका अच्छी तरह से ख्याल रखिए, मैं ये दवाई लिख दे रहा हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम खिला दीजिएगा। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, वैसे ये आरव कौन है? आनंद जी बोले, आरव मेरा तीसरा बेटा है, जो काफ़ी सालों पहले घर छोड़कर चला गया था। डॉक्टर को पता नहीं था कि उनके परिवार में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, फिर भी उन्होंने शालिनी जी की हालत को देखते हुए कहा, आप उन्हें बुला लीजिए, वरना आपकी पत्नी का ठीक होना नामुमकिन लग रहा है। मुझे लगता है काफ़ी सालों से इन्होंने अपने आप को इस दर्द से छुपा कर रखा था, लेकिन अब ये दर्द बाहर आ रही है, इस वजह से उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर की बातों को सुनकर आनंद जी बोले, मेरा बेटा इस वक्त आर्मी में है, तो आप आर्मी भाई से बात कीजिए, क्या पता उसके आ जाने से आपकी तबीयत में सुधार होने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, डॉक्टर वो कल ही कोमा से बाहर आया है, हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं? आर्मी वाले उसके ऐसे हालात में छुट्टी कैसे देंगे? तो आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए, आप उनका इलाज अपने हॉस्पिटल में करवाई है या फिर आपके घर में ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर सुझाव देते हुए बोले। अर्जुन बोला, उसे गोलियां लगी है जिस वजह से वो कोमा में था। अर्जुन की बातों सुनकर सभी लोग दंग रह गए। आनंद जी हैरानी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुमने हमसे इतना बड़ा राज कैसे छुपाया? अर्जुन बोला, मुझे भी आज ही पता चला है पापा। अर्जुन की बातों को सुनकर आनंद जी उसकी ओर शक भरी नज़रों से देखकर बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि आरव पिछले 21 दिनों से कोमा में था? अर्जुन को पता था अब उसकी पोल खोलने वाली है, इसलिए उसने अपने पापा से आधा झूठ और आधा सच बोलते हुए कहा, आर्मी में मेरा दोस्त इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल कश्मीर में वहाँ का डॉक्टर है। उसने कुछ दिन पहले का फोटो अपने स्टेटस में डाला था, तो गलती से मेरा गैलरी में सेव हो गया था, तो मैंने देखा था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को ये नहीं बताया कि वो मेरा छोटा भाई है। जब मेरा सगाई हुई तो मैं अपने दोस्त को अपनी सगाई पर बुलाने के लिए कॉल किया था 6 महीने पहले, तब उसने कहा था कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि एक ऑफिसर बुरी तरह से जख्मी है और वह भी इस वक्त कोमा में है। तो मैंने कहा कि वह कौन है, तब उसने बताया था कि उसका नाम आरव सिंह है। मुझे सुनकर शौक लगा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसका एक पिक्चर सेंड करने के लिए कहा था और उसने मुझे ये पिक्चर भेजा था। अर्जुन ने आरव की एक पिक्चर दिखाई जिसमें आरव मशीनों से घिरा हुआ था। ये सब देखकर हैरान हो गए और सबकी आंखें भर आई। छोटे चाचा देखकर फूट फूट कर रोने लगे। आनंद जी ने पूछा, और जो 21 दिन बाद उसे होश आया उसका क्या मतलब है? अभय पापा, वो एक मिशन पर गया था अपने साथियों को बचाने के लिए, उसने सारी गोली अपने ऊपर ले ली जिससे उसका हालत ऐसा है कि वो इस समय कोमा में चला गया था और कल ही वो होश में आया है। उद्धरण चिन्ह। आनंद जी अपने आंखों से निकल रहे आंसुओं को पहुंचते हुए गहरी आवाज में बोले, मुझे आर्मी हेड से बात करनी है, मुझे जानना है कि मेरा बेटा इस वक्त कैसा है। ठीक है पापा, मैं अपने दोस्त को कॉल करके पूछता हूँ, अर्जुन ने कहा। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल लगा, डॉक्टर नितिन मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज कैसे याद किया यार मुझे? अर्जुन बोला, भाई मुझे आर्मी हेड का नंबर चाहिए। क्या बात है भाई, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, मैं तुम्हें उनका नंबर भेज रहा हूँ। ये कहकर उसने ब्रिगेडियर साहब का नंबर अर्जुन को भेज दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने ब्रिगेडियर सर को कॉल करके कहा, हेलो सर, मैं आरव का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, क्या मैं आरव बात कर सकता हूँ? ये सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि आप उसके बड़े भाई हैं? ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर अर्जुन धीमी आवाज में कहा, आप उनसे मेरे बात करा सकते हैं। ठीक है, ये कहकर उन्होंने आरव के पास अपना कॉल फॉरवर्ड कर दिया। जब आरव के मोबाइल में रिंग होने लगी तो उसने उठाया। हेलो आरव। जी सर, तुमसे कोई बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उन्होंने अर्जुन कहा, आप बात कर सकते हैं। हेलो आरव। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? एक जानी पहचानी आवाज को सुनकर आनंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आनंद सिंह ओबरॉय। ये सुनकर आरव अपनी मोबाइल को देखकर कहा, पापा कैसे हैं आप? पता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैंने कितने सालों गुजार दिए हैं। मैं तुम्हारी आवाज़ कैसे भूल सकता हूँ, वो आखिरी आवाज़ भी मुझे आज याद है बेटे, आनंद जी ने धीमे स्वर में कहा। ये सुनकर आरव बोला, अच्छा हूँ पापा, आप लोग कैसे हैं? बेटा तुम्हें इसी वक्त घर आना होगा, आनंद जी ने कहा। अपने पापा की नाम आवाज़ को सुनकर आरव परेशान होते हुए बोला, क्या बात है पापा, कुछ हुआ है क्या?
ये सुनकर आनंद जी ने थोड़ी देर पहले घटी सारी घटनाओं के बारे में उसे बता दिया। आरव बोला, ठीक है पापा, मैं अभी सर से बात करता हूँ। ये कहकर उसने कॉल रख दिया। खुशी एक बेटे को अपने बाप से इतने सालों बाद बातें करने की और एक खुशी बाप को अपने बेटे से करने की खुशी दोनों की आंखों में झलक रही थी। आरव ने तुरंत ब्रिगेडियर सर को कॉल लगाकर कहा, सर मैं घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, तुम्हारी हालत अभी उतनी ठीक नहीं है, तुम कैसे घर जाओगे। ये सुनकर आरव ने उनके घर में जो घटना घटी उसके माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। ब्रिगेडियर सर बोले, ठीक है मैं इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू सर, आरव ने खुशी के साथ कहा। तभी करण का भी मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल उठाकर कहा, यस सर। ब्रिगेडियर सर, तुम्हें मेजर आरव सिंह के साथ उसके घर जाना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप उसी के साथ रहेंगे और अपना ड्यूटी निभाएंगे। जी सर, मैं ड्यूटी पूरी तरह से निभाऊंगा। दरवाजे के पास खड़े होकर करण आरव को देखे जा रहा था जो एक सैनिक को अपने कपड़े अपने बैग में रखने का इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। अरे करण, अंदर आओ। आरव, जिसके चेहरे पर हर वक्त खड़ूस एक्सप्रेशन दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। करण बोला, जाने की तैयारी हो रही है। हाँ भाई, इतने सालों बाद मेरे पापा ने मुझे घर बुलाया है, मैं क्यों नहीं जाऊं। करण भी अपना पैकिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर आरव ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। करण उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ बड़ा भाई का घर रहेगा छोटा भी तो वही जाएगा ना। क्या मतलब, आरव ने पूछा। ब्रिगेडियर सर ने ऑर्डर दिया है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, करण ने कहा। ये तो अच्छी बात है, आरव ने कहा, और फिर वो दोनों पैकिंग करके तैयार होकर आर्मी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जीप में बैठ गए हैं। क्यों मेजर साहब, इतनी हड़बड़ी क्यों है, हमसे भी तो मिलते जाए। कर्नल सर आरव को इतनी हड़बड़ी में जाती देखकर मुस्कुराते हुए बोले। जय हिंद सर, करनाल सर की आवाज़ को सुनकर दोनों ही जीप से नीचे उतारते हुए बोले। जय हिंद, जय हिंद, अच्छे से जाना और हाँ पहुंचने के बाद कॉल जरूर कर देना। जी सर, बाय सर, बाय, टेक केयर। करण को पहली बार आरव की आंखों में इतना खुशी दिखाई दे रहा है जो पिछले 7 सालों में कभी नहीं दिखा था। तभी आरव मोबाइल में एक कॉल आया। आरव, जय हिंद सर। ब्रिगेडियर सर, मेजर साहब कल आपको प्रेसिडेंट पैलेस में जाना है, वहां पर आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। टेक केयर ऑफिसर, अपना ख्याल रखना। जी सर, फिर मिलेंगे, बाय सर, बाय। 7 खुशखबरी। आरव को अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी में वो ये भूल गया था कि उसे भी चोट लगी है। ऐसे ही बैठने रहने के बाद वो कब बेहोश हो गया उसे खुद को ही पता नहीं चला। जब करण ने उसकी ओर देखा तो उसने जोर से कहा, गाड़ी रोको। करण की आवाज़ को सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और पीछे देखा, जहां आरव बेहोश हो गया था उन लोगों ने तुरंत ही उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। डॉक्टर रेहान जो उनके साथ चल रहा था उसने उसे चेक करने के बाद कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। घर जाने की खुशी में वो ये भी भूल गया कि उसे उसके शरीर में बहुत सारे गोलियां भी लगी है, जिसके कारण से उसका शरीर कमज़ोर हो गया है और दवाइयां की वजह से बेहोश हो गया है। हम अभी सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, हम आरव इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले जाएंगे। मैं इसके परिवार वालों को कॉल करके या बता देता हूं कि सभी इक्विपमेंट्स तैयार रखें और एक डॉक्टर और नर्स की टीम भी। ये सुनकर करण बोला, ठीक है आप कॉल करिए, मैं आरव का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, कहकर डॉक्टर ने अर्जुन को कॉल किया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद रेहान बोला, अर्जुन तुम्हारे घर में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और डॉक्टर नर्स की एक टीम तैयार रखना। अर्जुन बोला, ठीक है मैं अभी के अभी इंतजाम करता हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ पर पहुँचे। रेहान बोला, हम लोग कश्मीर एयरपोर्ट्स पर जा रहे हैं, वहाँ से सीधे मुंबई। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर गाड़ियाँ भिजवा दूंगा तुम सभी को लाने के लिए। ये सुनकर रियान बोला, एक एम्बुलेंस भी भिजवा देना। रेहान की बातों को सुनकर अर्जुन घबराते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ। आरव ठीक तो है ना। रेहान बोला, तुम्हारे भाई की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि तुम लोग सोच रहे हो, उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। रेहान की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, मैं इस शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स और नर्स की टीम का इंतजाम करता हूँ, बस मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पहुँचने पर कॉल करता हूँ। ये कहकर रेहान कॉल कट कर देता है। सिंह ओबरॉय मैंशन। अर्जुन अभय से कहा, डॉक्टर नैना को फ़ोन करो और उसे तुरंत अपनी टीम लेकर यहाँ पर पहुँचने के लिए कहो। अर्जुन को इतनी हड़बड़ी में देखकर अभय ने पूछा, क्या बात है भैया, आप नैना को क्यों कॉल करने के लिए बोल रहे हैं इस समय, कुछ हुआ है क्या। अर्जुन बोला, तुम बस अभी उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। अभय ने भी तुरंत मोबाइल निकाला और डॉक्टर नैना को कॉल लगाया जो कि सिटी हॉस्पिटल की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी। जैसे ही उसका कॉल कनेक्ट हुआ दूसरी तरफ से एक लड़की की गुस्से से आवाज़ आई और उसने कहा, आज याद आई है मेरी, इतने दिनों से कहाँ पर थे। पता है मैंने तुम्हें कितने कॉल और मैसेजेस किए हैं, तुमने एक भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया।
पता नहीं मैंने किससे प्यार कर लिया है, बिजनेस के चक्कर में कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो, ये फिर कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है? अगर ऐसा है ना मिस्टर अभय, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर नैना की आवाज़ को सुनकर अर्जुन अभय के हाथों से उसका फ़ोन छीनकर, हेलो मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। अचानक अभय की बदली हुई आवाज़ को सुनकर नैना बोली, वो तो तुम अभी आवाज़ बदलना भी सीख गए, अपने बड़े भाई की आवाज़ में बोल रहे हो। तभी उसे एक रूटी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं अर्जुन सिंह ओबरॉय बात कर रहा हूँ। अर्जुन के मुंह से उसका नाम सुनकर नैना चौंक गई और हकलाते हुए बोली, सर आप बोलिए। वो हकलाने लगी। अर्जुन बोला, तुम अपनी एक बेस्ट डॉक्टर और नर्से की टीम लेकर मेरे घर पर आओ अभी के अभी। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अर्जुन अभय की ओर घूरकर देखते हुए बोला, तो यह है मिस्टर निहाल जिससे तुम हर वक्त बातें करते रहते हो। अपना चोरी पकड़ता देखकर अभय झेप गया और बोला, सॉरी भाई, वो उद्धरण चिन्ह। अभी के अभी आरव के कमरे में जाओ, वहां पर सब कुछ सामान आने वाला है, उसे सजाने में उनकी मदद करो। अर्जुन की बातों को सुनकर अभय ने बस ठीक है भाई कहकर वह वहां से भागकर चला गया। 1 घंटे के बाद शालिनी जी को होश आया। जब उनकी आंखें खुली तो उसके सामने इस वक्त डॉक्टर और नर्स खड़े थे। डॉक्टर बोली, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, मैं ठीक हूं, पर मेरा बेटा कहाँ है? शालिनी जी को उठना देखकर डॉक्टर उन्हें वापस से लिटाते हुए बोली, आपका बेटा नीचे खड़ा है। ये सुनकर वो चौंक कर बेड से उठ पड़ी, क्या मेरा बेटा आरव आ चुका है और मैं यहाँ पर सोई हुई हूँ? ये सुनकर नर्स उन्हें रोकते हुए बोली, आपका बेटे को आने में थोड़ा सा वक्त है, आप उसकी चिंता मत करिए मैडम। नर्स की बातों को सुनकर शालिनी जी उनकी ओर देखते हुए नाम आवाज में बोली, मैं कैसे चिंता ना करूं, मैं एक माँ हूं और अपने बेटे के दर्द को कैसे नहीं समझ पाई, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मुझे उसे अभी देखना है। बस तभी दरवाजे के पास से आनंद जी बोले, तुम उसकी चिंता मत करो शालिनी, वो अभी फ्लाइट पर है, 2 बजे तक वो घर आ जाएगा। शालिनी जी, तो मैं अब तक यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगी। ये कहने के बाद जैसे ही वो उठने लगी, उसका सिर घूमने लगा। आनंद जी ने संभाला और कहा, तुम फिक्र मत करो, वो आ रहा है। आनंद जी की बातों को सुनकर शालिनी जी अपने बहते हुए आंसुओं को पूछते हुए बोली, फिक्र कैसे ना करूं, मैंने उसे पिछले 7 सालों से नहीं देखा है और अब जाकर पता चला है कि उसकी हालत कैसी है। वो हमारा बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा। ये कहकर आनंद जी ने शालिनी को गले से लगा लिया। डॉक्टर की एक मेडिकल टीम आ चुकी थी और उन्होंने अपना मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सेट कर लिया था। तभी नैना की नज़र अभय पर पड़ी और उसने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है, आज घर पर इतना जमघट क्यों लगा है? और ये सब किसके लिए है? कौन इतना बीमार हो गया है कि उसे इतनी सारी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है? अभय गहरी सांस छोड़कर बोला, मेरा छोटा भाई आ रहा है, उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। अभय की बातों को सुनकर नैना कंफ्यूज हो गई। उसने इधर उधर देखकर कहा, आदित्य तो घर पर ही है। अभय उसकी ओर देखकर बोला, हमारा एक और भाई है नैना, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। अभय की बातों को सुनकर नैना शॉक हो गई, क्योंकि उसे जितना पता था आनंद सिंह ओबरॉय का 3 ही बेटे हैं, लेकिन अब ये चौथा कहाँ से आ गया था। उसने अभय से पूछा, लेकिन उसके आने पर इतना तैयारी क्यों किया गया है, इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट क्यों लाया गया है? तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभय ने कहा। सब बातें कर रहे थे कि शालिनी जी और आनंद जी अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। चारों तरफ नजरें दौड़ने के बाद शालिनी जी अर्जुन की ओर देखकर बोली, बेटा आरव कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में, अर्जुन बोला। तभी उसकी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। ये देखकर वो चौंक गया और बोला, माँ पापा एक गुड न्यूज है, कल आरव को उसकी बहादुर के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी छलक आई। तभी बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सभी लोग बाहर चले आए तो उन लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से किसी को उतार कर लाया जा रहा था। डॉक्टर की सभी टीमें उनकी तरफ बढ़ने लगे। शालिनी जी अपने बेटे की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और उसकी तरफ दौड़कर चली गई। ये देखकर कि अपनी बेटे का हाल किस तरह हो गया है, ये देख वो वहीं पर बेहोश हो गई। चैट माँ की ममता और बाप का प्यार। ये देखकर कि शालिनी जी दोबारा बेहोश हो गई, उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो वो दोबारा भागती हुई अपने बेटे के कमरे में गई, जहां पर आरव लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वो उसके पास जाने लगी। ये देखकर डॉक्टर बोला, मैडम आप कुछ देर के लिए बाहर चली जाए। डॉक्टर की बातों को सुनकर वो उन्हें घूर कर देखने लगी और बोली, ये मेरा बेटा है, मैं इसे क्यों नहीं देख सकती? ये सुनकर डॉक्टर बोली, हम आपके भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपका बेटे की तबीयत खराब हो रहा है, आपको समझना होगा मैडम। शालिनी जी बोली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये बोलकर शालिनी जी रोने लगी। मैडम आप सिचुएशन को समझिए, अभी आप इनसे नहीं मिल सकती। डॉक्टर शालिनी जी को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन शालिनी जी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी और अपने बेटे के पास जाने लगी। तभी पीछे से आनंद जी बोले, शालिनी अपने आप को संभालो, नहीं मुझे अपने बेटे से बात करनी है।
शालिनी जी ने आरव की ओर देखने लगी। शालिनी जी को ना समझता देखकर आनंद जी बोले, समझने की कोशिश करो शालिनी, उसका कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम करो। शालिनी गुस्से से बोली, आराम करूँ? इतने सालों से आराम ही कर रही हूँ। मैंने अपने लाल को 7 सालों से नहीं देखा और अब उन्हें देख रही हूँ इस बेजान सी पड़ी बेड पर। आपको क्या लगता है मैंने खुद की ममता को इतनी कमज़ोर बना ली हूँ कि मैं अपने लाल को भी नहीं देख सकती? ये सुनकर आनंद जी बोले, वो तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, मैंने भी उसे सालों से नहीं देखा। तभी डॉक्टर बोला, प्लीज़ आप लोग बाहर जाकर बातें करें, अभी हमें थोड़ी देर इन्हें चेक करना है। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके बेटे को ऐसी हालत में छोड़कर चले जाए? शालिनी जी बोली, नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टर की ओर देखकर बोली, मेरे बेटे को कब तक होश आएगा डॉक्टर? 1-2 घंटे के अंदर में आ जाएगा, प्लीज़ अब आप बाहर चली जाए। डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद शालिनी जी बाहर चली गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। फिर वो दौड़कर शिव जी के मंदिर पर माथा टेक कर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगी, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे बच्चे को सही सलामत कर दीजिए, मैं इससे आगे आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। उनकी बातों को सुनकर परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गई। उन्होंने देखा था कैसे शालिनी जी आरव के लिए रोती थी। आनंद जी खुद को संभालते हुए बोले, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? हमें सब जानना है। अपने पापा की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, हमें इतना पता नहीं है, मैं डॉक्टर नितिन से पूछता हूँ। तभी एक वार्ड बॉय आरव के कमरे में आकर कहा, डॉक्टर नितिन सर आपको नीचे बुला रहे हैं। वार्ड बॉय की आवाज़ को सुनकर उसने दूसरे डॉक्टर से कहा, अगर कुछ हलचल होती है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। जी डॉक्टर। फिर नितिन उस वार्ड बॉय के साथ नीचे आ गया। सभी लोगों की नज़रें खुद पर पाकर नितिन बोला, क्या बात है सर, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नितिन की आवाज़ को सुनकर अर्जुन उसकी ओर देखकर बोला, हमें आरव के बारे में सब कुछ जानना है, उसका हालत ऐसे कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की बातों को सुनकर नितिन बोला, मुझे उतना पता नहीं है, तुम उसके दोस्त करण से पूछ सकते हो क्योंकि वो भी उस मिशन में आरव के साथ था। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर सभी की नज़रें करण के ऊपर गई, जो इस वक्त अपने ऑफिसर्स के साथ कुछ बातें कर रहा था। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल पर सभी लोग खामोशी से करण की बातें सुन रहे थे। करण बोला, उसने हम लोगों पर लगने वाली गोली अपने ऊपर ले ली, उन बुज़दिलों ने उसे पीछे से निशाना बनाया था जिसके कारण उसका हाल इस तरह हो गया। लेकिन उसने हार नहीं माना और उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया। करण की बातों को सुनकर सभी ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगे। वो मुझे हमेशा बताता था कि अपने परिवार के साथ वो कैसे खुश रहता था, फिर कैसे उसके पापा उसे नाराज हो गए। उसकी मम्मी जो हमेशा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब उन्हें खाना खिलाना छोड़ दिया। उसके भाइयों जो उसे बेइंतहा प्यार करते थे, उन लोग उनसे बैर करना शुरू कर दिए। वो सबसे ज़्यादा अपने छोटे चाचू को मिस करता था। वो हमेशा बताता था कि किसे उसके चाचू उसके साथ घूमते, मौज मस्ती करते। वो मौज मस्ती जिसे अपने माता पिता भाई बहन के साथ करनी थी, वो अपने चाचू के साथ करते थे। पता है सर, अगर आर्मी में किसी को भी चोट लग जाती थी तो वो उसका देखभाल में अपना समय बिताता और कहता था कि तुम ही लोग मेरे परिवार हो और मैं तुम लोगों को चोट का बदला जरूर लूँगा। उसने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन आर्मी में रहने के वजह से उसके दुश्मनी बढ़ती गई और वो थे अलगाववादी। आज के दौर पर पाकिस्तान के 1000 आर्मी और वो अकेला, लेकिन भी उस अकेली की जीत होती थी। पाकिस्तान में उसका नाम का खौफ है, आतंकवादी उसका नाम सुनकर थर-थर कांपने लगती थी। उसने बीते इन 7 सालों में 200 से भी ज़्यादा मिशन किए, लेकिन एक भी मिशन फेल नहीं हुआ। उसे कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और वो हमेशा अपने परिवार वालों को याद करता कि उसके परिवार वाले आज उसके साथ होते तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती। जितना उसे सम्मानित होते हुए नहीं मिलती, उसे अपने परिवार वालों के साथ मिलती। ये सब बातों को सुनकर उन सभी की आंखों में आंसू आ गई। उसके छोटे चाचा बिलक बिलक कर रोने लगे और बोले, हमने तो उसे पराया कर दिया, लेकिन उसने हमें पराया नहीं अपना बना लिया। तभी डॉक्टर नितिन की मोबाइल बजने लगी। हेलो डॉक्टर नितिन, अब ऊपर आ जाए, पेशेंट को होश आ गया है। सामने से एक डॉक्टर की आवाज़ आई। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने उन सब से कहा, चलिए आरव को होश आ गया है। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर सबकी आंखें भर आए और वे सभी दौड़कर आरव की कमरे की ओर दौड़ पड़े। जब आरव को होश आया तो उसने देखा कि वो किसी और के कमरे में है। अगल बगल डॉक्टर और नर्स की भीड़ देखकर उसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? आरव की आवाज़ को सुनकर एक नर्स बोली, आप अभी अपने घर पर हैं। आप जब घर आ रहे थे तब आपकी हालत काफ़ी गंभीर हो गया था, जिस वजह से हमें आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ी। नर्स की बातों को सुनकर आरव इधर उधर देखने लगा। तभी बाहर से कई लोगों की कदमों की आवाज़ आने लगी। उसने देखा उसके माता पिता के साथ घर के सभी सदस्य उसे ही देख रहे थे। आरव उन सभी को मुस्कुराकर देखते हुए बोला, माँ। आरव के मुंह से माँ सुनकर शालिनी जी रो पड़ी और उसने उसे जाकर गले से लगा लिया। मेरे बच्चे कैसे हो? और वो फूट फूट कर रोने लगी। आरव जो अपनी माँ का प्यार पाने के लिए इतने साल से तड़प रहा था, आज अपनी माँ को गले लगकर एक सुकून मिल रहा था। उसने बगल में देखा, उसके पापा अपने सिर झुकाकर खड़े हुए दिखाई दिया।
उसने कहा, सिंह कभी सर नहीं झुकाते हैं। आरव की आवाज़ को सुनकर उसके पापा के आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने भी उसे अपने बाहों में ले लिया और बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आनंद जी रोते हुए बोले। अपने पापा को रोता देखकर आरव बोला, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं पापा? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पिता हैं। आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मैं नहीं। अपने बेटे की बातों को सुनकर उन्होंने उसे और टाइट से गले लगा लिया। आरव बोला, पापा थोड़ा आस्ते, अभी मेरा चोट ठीक नहीं हुआ है। ये सुनकर आनंद जी बोले, सॉरी बेटा, सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। कोई बात नहीं है पापा। तभी आरव की नज़रें अपने भाइयों पर पड़ी। उसने उन्हें आगे आने को कहा। जैसे ही उनके भाइयों ने उसे देखा वो सभी भी उसे गले लगा लिए और रोने लगे। कहाँ चले गए थे भाई, हमने आपको बहुत मिस किया। आदित्य बोला। अर्जुन बोला, हमारी एक बार भी याद नहीं आई, एक पल में भाई और एक पल में पराया कर दिया। हमने तुम्हें बहुत याद किया भाई। अभय अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला। तभी आदित्य आरव के गले लगे हुए बोला, मैंने इन सब से आपको बहुत ही ज़्यादा याद किया। आदित्य की बातों को सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। सभी लोग खुश थे कि आरव अब ठीक हो जाएगा। तभी आरव की आंखें झपकने लगी। ये देखकर सभी ने डॉक्टर की ओर नज़र दौड़ाई। डॉक्टर बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे दवाइयों का नशा है और उस शरीर से काफ़ी खून बह चुका है, इसलिए इसे कमज़ोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर की बातों को सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। उनकी खुशी तो इस बात से थी कि आरव अब उनके साथ हमेशा रहने वाला है। चनाइन भाइयों का प्यार। कपूर मैंशन में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी न्यूज़ पर एक खबर आई कि कल मेजर आरव सिंह ओबरॉय को उसकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। ये न्यूज़ देखकर अधिराज कपूर बोले, सिंह ओबरॉय, ये तो आनंद सिंह ओबरॉय के खानदान से मालूम पड़ता है, लेकिन हमें जितना पता है उका तो 3 ही बेटे हैं, तो ये चौथा बेटा कहाँ से आ गया? अपने पापा की बातों को सुनकर संजय बोला, क्या ये कैसे हो सकता है कि उनके 4 बेटे हैं? अगर हैं भी तो उन लोगों ने हमसे छुपाया क्यों? मुकेश बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि उनके 4 बेटे हैं, उसका नाम भी आरव है। कहीं ये वही आरव तो नहीं है? पर ये तो एक आर्मी ऑफिसर हैं। अधिराज जी बोले, पता चला था कि जब आरव कॉलेज में पढ़ रहा था तभी वो आर्मी के लिए चला गया था। क्या ये हो सकता है कि ये वही आरव है? तभी एक खबर और दिखाई पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज़। आज का ताज़ा खबर यह है कि सिंह ओबरॉय खानदान का तीसरा वारिस और आनंद सिंह ओबरॉय का तीसरा बेटा आरव सिंह ओबरॉय, जो कि वापस आ गए हैं। और ये जानकर आप सभी को हैरानी होगी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। जी हाँ, वो एक मिलिट्री ऑफिसर हैं। सूत्रों के हिसाब से कल उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है। 1 महीने पहले एक मिशन के दौरान दुश्मनों ने उन्हें पीछे से हमला करके मारने की कोशिश की है, जिसके वजह से वो कोमा में चले गए थे, लेकिन अब कोमा से बाहर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों से वो कश्मीर और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर उनका ड्यूटी था। और ये भी पता चला है कि इन बीते 7 सालों में उन्होंने 100 से भी अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया है और 200 से भी ज़्यादा ऑपरेशन अंजाम दिया है और आज तक एक भी ऑपरेशन खाली नहीं गया है। उन्हें कई तरह की सामानों से सम्मानित किया गया है। ये खबर सुनकर अधिराज कपूर बोले, मतलब ये सच है, वो सिंह ओबरॉय खानदान की ही बेटा है? तभी उनके मोबाइल पर अर्जुन का कॉल आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कॉल उठाकर कहा, हाँ दामाद जी, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, अंकल एक के न्यूज़ देनी थी आपको। तभी अधिराज जी बोले, यही ना कि तुम्हारा तीसरा भाई आरव सिंह ओबरॉय वापस आ गया है? अधिराज की बातों को सुनकर अर्जुन बोली, आपको कैसे पता चला कि मेरा भाई आरव वापस लौट आया है? आदिराज जी ने कहा, न्यूज़ में बता रहे हैं। अच्छा, आपने सही सुना है, वो हमारा भाई है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी उसका हालत कैसा है? अधिराज जी ने कहा। आदिराज जी की बातों को सुनकर अर्जुन गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके शरीर में 11 गोलियां लगी थी, जिसके वजह से वो कोमा में चले गया था और 21 दिनों बाद होश आया, पर वो अभी हमारे घर पर हैं, ठीक है? अर्जुन की बातों को सुनकर आदिराज जी अपने परिवार वालों की ओर देखकर बोला, बेटा कल हम लोग आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। ठीक है अंकल, रखता हूँ, गुड नाइट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सभी भाई आरव के कमरे में बैठे हुए थे। तभी एक वार्ड बॉय आते हुए दिखाई पड़ा जो आरव की देखभाल करता था। उसने कहा, सर अभी आरव सर की पट्टियां बदलने की समय आ गया है और अभी इन्हें स्पंज बर्थ देना भी है, इसलिए आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जा सकते हैं। वार्ड बॉय की बातों को सुनकर आदित्य कुछ सोचकर बोला, नहीं, आज हम अपने भाई को स्पंज बर्थ देंगे, साथ ही साथ उसका ड्रेसिंग भी करेंगे। आदित्य की बातों को सुनकर वार्ड बॉय बोला, सर अगर डॉक्टर सर को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वार्ड बॉय की घबराहट को देखकर अर्जुन बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन सर, उद्धरण चिन्ह। वार्ड बॉय आगे कुछ बोलता अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोला, आरव को जितने भी जरूरत की सामान है उसे बाथरूम में रखवा दो और तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। अर्जुन की बातों को सुनकर वार्ड बॉय आगे कुछ नहीं बोल सका और कमरे में जाकर उसने जरूरी सामान लेकर बाथरूम पर रख दिया।
अर्जुन बोला, चलो भाई, आज हम लोग तुम्हें स्पंज बर्थ देंगे। आरव बोला, सच में? हाँ भाई, आज तुम्हें हम सभी स्पंज बर्थ देंगे। नहीं भाई नहीं, हम लोग को भूल मत जाना। तभी पीछे से आवाज आई जहां पर राहुल, साहिल, अरुण, अतुल खड़े हुए थे। अरुण के पीछे अनु और अर्पिता खड़ी हुई दिखाई पड़ी। तो क्या तुम लोग भी मुझे स्पंज बर्थ दोगे? आरव ने मजाकिये लहजे में कहा। ये सुनकर लड़कियां बोली, नहीं भाई, हम आपको स्पंज बर्थ नहीं देंगे, बल्कि हम सब आपका मेकअप करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर आरव बोला, ठीक है फिर चलो। उद्धरण चिन्ह। आरव की बातों को सुनकर सभी लड़के आरव को लेकर बाथरूम के अंदर में चले गए। सबसे पहले उन लोगों ने आरव को एक कुर्सी पर बैठाकर उसका सारा पट्टी खोल दिया। घाव अभी पूरी तरीके से सूख चुका था, बस कुछ चोटें अभी तक पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ था। जब उन लोगों ने आरव के शरीर में इतनी सारी काले धब्बे देखे तो आदित्य बोल पड़ा, भाई, आपके शरीर में पहले इतने धब्बे नहीं थे, तो इतने सारे छोटे छोटे धब्बे कहाँ से आ गए? आदित्य की बातों को सुनकर आरव मुस्कुराकर बोला, पहले नहीं थे पर अब हैं। अभय बोला, क्या मतलब? इससे पहले नहीं थे पर अब हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, भाई ये कोई धब्बे नहीं है, ये सभी गोलियों का निशान है। आरव की बातों को सुनकर आदित्य आरव के बदन से अपना हाथ हटाकर बोला, क्या आपके शरीर में गोलियां लगी है? आदित्य की मासूमियत भरी सवाल को सुनकर आरव बोला, तुम्हें क्या लगा मैं जलाकर आया हूं? तभी आदित्य ने उन धब्बों को गिनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 129 धब्बे। आरव मुस्कुराकर बोला, ठीक से देखो, 129 नहीं 130 हैं। ये सुनकर आदित्य चौंक कर बोला, मैंने तो पूरी तरह से चेक किया लेकिन मुझे 129 ही नजर आया। तभी उसने अपना हाथ आगे करके दिखाया, ये देखो यहाँ पर है एक और धब्बा, अब हो गया ना 130। आदित्य बस उन धब्बों को गिन रहा था पर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, भाई तुमने अपने शरीर पर 130 गोलियां सहन की है। अर्जुन की बातों को सुनकर सभी आरव की ओर देखने लगा। आरव बोला, देश के लिए जान भी हाजिर है तो इस शरीर पर गोली खाना कौन सी बड़ी बात है? आरव की इस बात सुनकर अर्जुन ने उसकी मुंह पर हाथ रख कर बोला, अब मारने और मरने की बात कोई नहीं करेगा। ये सुनकर सबने अपना सिर हिलाया और वे सभी शुरू हो गए आरव को नहलाने के लिए। आरव के कमरे से इतना आवाज सुनकर शालिनी जी कमरे पर पहुंची और उन्होंने कमरे पर बैठी उन लड़कियों से पूछा, कमरे से इतना आवाज क्यों आ रहा है? शालिनी जी की आवाज को सुनकर लड़कियों ने जब पीछे देखा तो शालिनी जी को खड़े देखकर उन्होंने कहा, आंटी जी, सभी लड़के आरव भाई को बाथरूम पर नहला रहे हैं, इसलिए बाहर इतनी आवाज आ रही है। अर्पिता की बातों को सुनकर शालिनी जी ने हैरानी से कहा, क्या? ये कहकर वो बाथरूम की ओर चल पड़ी। या देखकर लड़कियां उन्हें पकड़कर बोली, आंटी आप क्या कर रहे हैं, वहां सभी लड़के हैं। अर्पिता की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ हूं। ये तो सही बात है। और वे बाथरूम के अंदर चली गई। जब उन्होंने देखा कि सभी लड़के आरव के साथ पानी में नहा रहे थे, ये देखकर उन्होंने उन सभी को डांट लगाते हुए कहा, तुम सब आरव को नहला रहे हो या खुद नहा रहे हो? जब उन लोगों ने भारी भरकम आवाज बाहर से सुनी तो उन लोगों ने दरवाजे की ओर देखा जहां पर शालिनी जी गुस्से से उनकी ओर देख रही थी। उनकी ऐसी नजरें को देखकर सभी लोग घबरा गए। शालिनी जी अर्जुन की ओर देखकर बोली, इतने बड़े होकर भी तुम सभी बच्चे की तरह पानी में खेल रहे हो, शर्म नहीं आती है? और अर्जुन, तुम भी इनके साथ शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है और तुम अभी से बच्चे बन रहे हो। जब तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे तो क्या तुम उन्हें पापा कहोगे? शालिनी जी की बातों को सुनकर सभी लड़के ठहाके मारकर हंसने लगे। अर्जुन उन सभी को घूर कर देखकर बोला, अगर किसी के मुंह से हंसी निकली तो मैं उसका दांत तोड़ दूंगा। अर्जुन की बातों को सुनकर सबने अपना मुंह बंद कर लिया और धीरे धीरे करके बाथरूम से बाहर निकलने लगे। चटैन भाभी से पहली मुलाकात। शालिनी जी कमरे से बाहर आए और उन्होंने दोनों लड़कियों से कहा, तुम लोग यहाँ पर बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शालिनी जी की आवाज को सुनकर अनु बोली, आंटी, आज हम आरव भैया का मेकअप आर्टिस्ट बनकर आए हुए हैं। ये सुनकर शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। सभी लड़कों को बाहर आने के लिए कह दिया। जी आंटी, दोनों लड़कियों ने एक साथ कहा। जब लड़कियों ने बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सभी लड़के आरव के साथ खुद भी नहाकर बाहर आ रहे थे। ये देखकर उन्होंने उनसे कहा, हमने आरव भैया की मेकअप करने के बाद कही, इस खुशी में आप सभी भी नहाकर आ गए। बढ़िया है, आज हमें सभी को अपना कारीगरी दिखाने का मौका मिलेगा। अर्पिता की बातों को सुनकर साहिल बोला, माफ करना लेकिन हम मेकअप करवाने वाले नहीं हैं। अर्पिता बोली, तो तुम लोगों को नहाने के लिए कौन कहा था? अब नहा कर आ ही गए हो तो मेकअप भी करवा लो, वो भी मुफ्त में। वो इतने साल हो गया है अपने भाई के साथ नहाए हुए, इसलिए हमने भी सोचा आज मौका मिला है तो नहा ही लेते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लड़कियों ने आरव को देखा जहां पर उसकी शरीर पर चोटें लगी थी और कई सारे धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर अर्पिता बोली, भाई आपके शरीर में इतने सारे धब्बे क्यों हैं? अर्पिता की बातों का आरव जवाब दे पाता उससे पहले ही आदित्य बोल पड़ा,
अरे दीदी ये धब्बे नहीं है बल्कि गोलियों का निशान है, गोली का, और आपको पता है भाई के शरीर में 130 गोलियां लगी थी। आदित्य की बातों को सुनकर अनु बेहोश होकर बेड पर गिर गई। या देखकर सभी लोग चौंक गए। तभी आदित्य भाग कर गया और उसने उसके चेहरे पर पानी फेंका। अनु झट से उठकर खड़ी हो गई और बोली, 130 गोलियां। तभी एक नौकर उस कमरे के अंदर आकर बोला, सर कपूर खानदान से आपको मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। नौकर की बातों को सुनकर अर्जुन अपने माथे को पीटते हुए बोला, अरे यार मैं तो भूल गया था आज कपूर खानदान के लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो वहां से भाग गया। तभी करण अंदर आया और उसने कहा, भाई हमें 3 बजे प्रेसिडेंट पैलेस में जाना है। करण को देखकर आरव ने मुस्कुराया और अपना सर लाते हुए कहा, ठीक है। करण बोला, मैंने यहाँ के ब्रिगेडियर सर से बातें कर ली है, उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी के 5 टुकड़ियां भेज दी है। ये सुनकर आरव बोला, इतना ज्यादा? करण बोला, तो क्या हुआ भाई, आप कोई आम आर्मी ऑफिसर थोड़ी ना है। करण की बातों को सुनकर सभी लोग आरव की तरफ देखकर बोले, आरव भाई कोई आम आर्मी ऑफिसर नहीं है, इसका क्या मतलब है, तुम एक आर्मी ऑफिसर ही हो ना। सभी के कंफ्यूज नज़रें को देखकर करण बोला, हाँ आरव भाई एक आर्मी ऑफिसर ही है, लेकिन आर्मी में कई सारे पोस्ट भी होते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। हाँ हमें पता है, तो आरव भाई आप कौन से पोस्ट में हैं। करण बोला, मेजर। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए और बोले, आप एक मेजर हैं। करण बोला, हाँ मेजर, और मेजर का कोई छोटा पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट से सर एक नहीं बल्कि कई सैनिकों को एक साथ नौकरी से निकालने का पावर रखते हैं, अगर उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया या अपने ड्यूटी पूरा नहीं किया हो तो। करण की बातों को सुनकर सभी लोग चौंककर और आरव की ओर देखने लगे। तभी आरव बोला, आप लोग मेरा मेकअप के लिए बाद में आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बाहर नहीं जाना है। आरव की बातों को सुनकर अर्पिता बोली, ठीक है भैया हम लोग बाद में आते हैं। ये कहकर सारी लड़कियां वहां से चली गई। भाई तुम लोग भी जाओ, और कब तक ऐसे रहने का प्लान बनाए रखे हो, बीमार होना है क्या। आरव, अतुल, राहुल, साहिल और आदित्य की ओर देखकर बोला, जो अभी भी भींगे हुए कपड़ों पर खड़े थे। आरव की बातों को सुनकर सभी को याद आया कि वो सभी भींग गए हैं। ठीक है भाई थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये खाकर सभी लोग चले गए। तभी वॉर्ड बॉय दोबारा आया और उसने आरव को कपड़े पहनाने लगा। अधिराज जी आनंद जी से बोले, आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि आपका एक और बेटा है, क्या कारण था कि आपने हमसे ये छुपाया। अधिराज की गुस्से भरी आवाज को सुनकर आनंद जी बोले, कुछ कारणों की वजह से मुझे ये बात छुपानी पड़ी थी और कुछ समय के लिए मेरा और मेरा बेटा आरव का रिश्ता डगमगा गया था, पर अब सब कुछ ठीक है। मुकेश बोला, अब आरव कैसा है, हमने सुना कि वो कोमा में चला गया था। ये सुनकर आनंद जी बोले, हाँ पर अब वो ठीक है। तभी सीढ़ियों से अर्जुन नीचे आते हुए दिखाई दिया। वो आया और अधिराज जी के पांव छूकर कहा, नमस्ते अंकल जी। ये सुनकर अजय जी बोले, अरे बेटा अब तो अंकल बोलना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम उनके दामाद होने जा रहे हो, अंकल बोलकर तुम उन्हें शर्मिंदा मत करो। ये सुनकर अर्जुन झेप गया और बोला, क्या दादाजी आप भी। क्या दादाजी, तुम्हारे दादाजी ठीक ही कह रहे हैं, शालिनी जी बोली। तभी अर्जुन की नज़र अदिति पर पड़ी, उसने उसकी तरफ एक स्माइल पास की। अदिति उसे देखकर उसने भी एक स्माइल पास की। इन दोनों की हरकतें दादाजी देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते ही रहोगे या कुछ बातें भी करोगे। दादाजी की बातों को सुनकर दोनों ही झेप गए और वो दादाजी के पास जाकर बैठ गए। दादाजी बोले, अरे भाई आप तो मुझसे चिपकना बंद करो, वरना तुम्हारी होने वाली बीवी क्या सोचेगी। इतना बड़ा हो गया मेरा पति, लेकिन अभी तक अपने दादाजी को नहीं छोड़ता। अपने दादाजी की बातों सुनकर अर्जुन बोला, क्या दादाजी आप ही ना। ये बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी घर के अंदर कुछ मिलिट्री ऑफिसर आते हुए दिखाई पड़े। ये देखकर सभी लोग खड़े हो गए। आनंद जी उनकी ओर देखकर बोले, जी बताइए क्या काम है। उस टीम को लीड कर रहा एक कैप्टन बोला, सर हम लोग मेजर आरव सिंह से मिलने आए हैं। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, जी वो अभी थोड़ी देर में आने वाला है, उसका ड्रेसिंग हो रहा है। अर्जुन की बातों को उस मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हम लोग बाहर में खड़े हैं, आप उन्हें बता दीजिएगा। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, ठीक है ऑफिसर। ये कहकर वो ऑफिसर वहां से चला गए। तभी अधिराज जी आनंद जी की ओर देखकर बोले, मिलिट्री ऑफिसर आपके यहाँ क्या कर रही है। तभी उन्हें याद आया कि आज आरव को उसकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मैं तो भूल ही गया, आज आपके बेटा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर आनंद जी बोले, जी हाँ शायद उसी के लिए ये लोग यहाँ आए हुए होंगे। तभी दोबारा से सबकी नज़रें सीढ़ियों की ओर चली गई, जहां से आरव करण के साथ नीचे आते हुए दिखाई पड़े। सभी लोग दोबारा खड़े होकर उसे देखने लगे। आनंद जी आरव के पास जाकर बोले, ये है मेरा बेटा आरव और ये है उसका दोस्त करण। नमस्ते बेटा, अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव बोला ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते।
फिर आरव सभी लोगों के साथ वहां पर बैठ गया और आनंद जी आरव को उन सब से मिलाने लगा। बेटा, ये है अर्जुन के होने वाले ससुर अधिराज कपूर है, और ये है उनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा कपूर। ये है उनके बेटे संजय कपूर, और ये है उनकी पत्नी ऋषिता कपूर। उनका दूसरा बेटा मुकेश कपूर और उसकी पत्नी अनाहिता कपूर। और ये है उनकी बेटियां आरोही कपूर और उसका पति कुणाल राठौड़। और हाँ, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी आदिति कपूर। आरव ने उन सभी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन बोला, भाई तुमसे मिलने के लिए कोई आर्मी ऑफिसर आया था, बाहर में खड़ा है। अर्जुन की बातों को सुनकर आरव बोला, ठीक है आप लोग बातें करिए, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। उन सब से ये कहकर वो बाहर चला गया जहाँ पर आर्मी की 5 टुकड़ियाँ खड़ी हुई थी। जैसे ही उन लोगों ने आरव को देखा, उन लोगों ने उन्हें सल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। आरव ने भी उन्हें सल्यूट करके कहा, जय हिंद। कैप्टन सुशांत वर्मा आपका सिक्योरिटी इंचार्ज। उस ऑफिसर ने आरव से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू कैप्टन। वैसे हमें 1 बजे यहाँ से निकलना है, तब तक के लिए आप सभी आर्मी हेडक्वार्टर जा सकते हैं, बाद में आप लोग आ जाएगा। आरव की बातों को सुनकर कैप्टन सुशांत वर्मा बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, हम आपका यहीं पर इंतजार कर सकते हैं। आरव बोला, तुम मेरा फिक्र मत करो, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। कैप्टन को पता था कि उनसे भी हाई सिक्योरिटी अलग सिंह ओबरॉय मेंशन के अंदर है। उसने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, ठीक है सर, मैं कुछ ऑफिसर्स को यहीं पर छोड़ देता हूं और बाकी बाद हम वापस चलते हैं। ठीक है सर, हम बाद में आकर मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद। ये कहकर वो बाकी के ऑफिसर्स वहां से चले गए। वहीं आरव भी अंदर की ओर चला गया। आगे की एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल AI स्टोरी अंकुश को सब्सक्राइब करें।